अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज हमने CS302 डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन की फ़ाइनल टर्म प्रिपरेशन के हवाले से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इस वीडियो के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये मैंने अपने लिखे हुए नोट्स रेडी किए हैं। CS302 के 23 से लेकर 45 लेक्चर तक ये सारे नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं। तो इन नोट से ही मैं जो ये सारे इम्पोर्टेंट ही हैं, मैं आपको ये समझा दूँगी और ऐसे ही आगे आज मैं टोटल 4 वीडियोस बनाऊँगी CS302 की प्रिपरेशन के हवाले से फ़ाइनल के, और उन 4 वीडियो के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा लेसन कवर करेंगे, ताकि क्योंकि जो ये मैंने नोट्स बनाए हैं ना, इसके अंदर मैंने वही चीज़ें लिखी हैं जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? तो अगर आप लोग यही कर लेंगे तो यही काफ़ी होगी आपके पेपर अटेम्प्ट में। सिर्फ आपको MCQs करने होंगे, क्विज़ वगैरह रेडी करने होंगे, उसके अलावा पेपर लिखने के लिहाज से यही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लैचेस। तो मैं आपको बता दूं कि लैचेस क्या होती हैं। लैच वो होती है चीज़, जो लैचेस होती हैं ये हमारे एक जगह पे ही रहते हैं। ये तब तक चेंज नहीं होते जब तक इसके ऊपर कोई इवेंट ना आए, जब तक कोई प्रॉपर इनपुट इसके अंदर ना डाली जाए तो लैच अपनी स्टेट चेंज नहीं करते, ठीक है? तो जब ये अपनी हाई डाउन पोजीशन से अप पोजीशन के ऊपर SR लैच आता है तो जो R इनपुट होती है वो 1 होती है और जो S की इनपुट होती है वो 0 होती है, और जो Q का आउटपुट निकलता है वो निकलता है 1, ठीक है? तो ये एप्लीकेशन थी कुछ, तो ये वैसे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो हमें आता हो, इस वजह से मैंने ये इसके अंदर ऐड कर दी थी, ठीक है? उसके बाद हम पढ़ते हैं गेटेड SR लैच, ठीक है? तो गेटेड SR लैच जो होता है, इसके अंदर अब मैं आपको लैचेस के बारे में बता चुकी हूँ। उसके अंदर हम 2 एंड गेट यूज़ करते हैं, ये वाले। ये जो यहाँ से ये इतनी पिक नज़र आ रही है आप लोगों को, ये इतनी सी पिक ये होती है लैचेस की, ठीक है? तो जब हमारे पास गेटेड SR लैच आ गया है तो इसके अंदर हम एनेबल इनपुट ऐड कर देंगे, ये एनेबल इनपुट, और एनेबल इनपुट को हम एक्टिवेट कर देंगे। ये मैंने एनेबल इनपुट ऐड की हुई है, ठीक है? ये एनेबल इनपुट एक S और एक R और एक एनेबल इनपुट, ठीक है? और जो इन 1 और 2 की 1 की जो आउटपुट निकल रही है वो 2 की इनपुट बन रही है, और जो 2 की आउटपुट निकल रही है वो 1 की इनपुट बन रही है, ठीक है? तो मैं थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। गेटेड SR लैच हैज़ एन एनेबल इनपुट विच हैज़ टू बी एक्टिवेटेड टू ऑपरेट द लैच। लैच को ऑपरेट करने के लिए हम एनेबल इनपुट अटैच करते हैं। लैच चेंज इट्स स्टेट व्हेन एवर इनपुट लेवल चेंज। लैच जो है वो अपनी, ये लैच है ना, ये वाला लैच अपनी स्टेट तब चेंज करता है जब हम इनपुट लेवल की स्टेट चेंज करते हैं। इफ़ वी यूज़ अ कंट्रोलिंग सिग्नल टू डिसेबल द इनपुट द स्टेट वोंट चेंज। अगर हम कंट्रोलिंग सिग्नल को यूज़ करते हैं तो उसकी स्टेट कोई चेंज नहीं होती। ये जो इनेबल होता है ये कंट्रोलर होता है, ठीक है? इसके पास पूरी कमांड होती है स्टॉप एंड वेट, स्टार्ट एंड स्टॉप करने की। ये तो आप लोगों को पता है ना, 0 एंड 1 मतलब ऑन एंड ऑफ, तो इसके ऊपर पूरी कमांड होती है। वो कह रहे हैं अगर यही डिसेबल हो जाए तो हम कोई स्टेट चेंज नहीं कर सकते। ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। उसके बाद ये है इसकी आउटपुट। तो यहाँ पर ना मैं आपको लोगों को एक चीज़ बता दूँ, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि गेटेड SR लैच और D लैच के अंदर जो टेबल है वो बाकी सारा सेम है। आपको बस एक चीज़ ये याद रखनी है, जो SR लैच है उसके अंदर जो S की इनपुट आएगी मतलब 0 और 1 वही होगी आउटपुट उस टेबल की, ठीक है? और जो गेटेड D लैच के अंदर जो D की इनपुट होगी वही आउटपुट आएगी, ठीक है? तो ये वही आउटपुट है कि यहाँ पर अब एक चीज़, ये कॉन्सेप्ट ये भी देख लें कि जब हमारा इनेबल ही बंद होगा तो कोई आगे काम ही नहीं होगा, ठीक है? जब हमारा इनेबल ऑन होगा, जैसे आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि हमारे घर के अंदर एक मेन सर्किट होता है। मेन सर्किट अगर बंद होगा तो बाकी स्विचेस के अंदर लाइट नहीं आएगी। ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। QT का मतलब होता है रिमेन कांस्टेंट। उसके बाद दूसरी बात ये कि अगर हमारे मेन स्विच के अंदर लाइट आ रही है, मतलब 1 का मतलब लाइट आ रही है, मेन स्विच के अंदर अगर हमारी लाइट आ रही है लेकिन हमने रूम के पंखे का बटन भी बंद किया हुआ है और लाइट का बटन भी बंद किया हुआ है, तो ना तो हमें हवा आएगी और ना हमारे रूम के अंदर रोशनी होगी, ठीक है? तो तब भी रिमेन कांस्टेंट। उसके बाद अगली में अगर हमारे मेन स्विच के अंदर भी लाइट आ रही है लेकिन मैंने एक ऑफ किया हुआ है और दूसरा ऑन है, तो तब मुझे कुछ भी शो नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने लाइट वाला ऑन किया हुआ है और मैं पंखा बंद कर, लाइट वाला अगर 2 बटन है लाइट के, समझे? हमारा ऐसा भी तो होता है ना कि एक रूम के अंदर एक बटन 2 चीज़ों से कनेक्ट होता है, तो यहाँ से ये स्टेट आपने पूरी देखनी है।
उसके बाद हम आ जाते हैं गेटेड डी लैच पे। गेटेड डी लैच के अंदर एस आर की जगह पे डी आ जाता है और डी का जो इनपुट होता है उसी से एक लेयर निकल के वो 4 जो ये 4 है नैंड गेट उसके साथ अटैच हो रहा है, लेकिन उसके साथ उन्होंने नोट गेट लगा दिया है, ठीक है, क्योंकि अगर डी की वैल्यू 1 होगी तो फिर ऐसे होगा कि जो 4 की इनपुट है वो 0 हो जाएगी, और अगर इसकी वैल्यू डी की 0 होगी तो इसकी 1 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर इनेबल इनपुट, बाकी सारा सीन वही है, ठीक है। बस क्या कॉन्सेप्ट आ गया कि यहाँ पर डी आ गया और आर की बजाय नोट ऑपरेटर लग गया इनपुट के लिए। बाकी इनपुट जो डी 1 की निकल रही है वही डी 2 के अंदर इनपुट जा रही है, और जो डी 2 की आउटपुट निकल रही है वो डी 1 के अंदर इनपुट के तौर पर जा रही है। और आपको मैं पीछे भी बता के आ गई हूँ कि इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है। जो हमारा आई थिंक ये पेज ऊपर नीचे हो गए हैं, तो मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट वही वाला है कि जो डी का इनपुट होगा वही आउटपुट आएगा, ठीक है। उसके बाद आ गई एप्लीकेशंस ऑफ गेटेड डी लैच। डी लैच की एप्लीकेशंस क्या हैं, तो इसका सबसे पहले तो एक कंसेप्ट ये है कि जो डी लैच होता है ये बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, उसके बाद ये कन्वर्ट करता है पैरेलल डाटा को सीरियल डाटा के अंदर, और ये सीरियल पैरेलल डाटा को ही स्टोर करता है। ये है इसके 3 कॉन्सेप्ट, यही लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अब वहाँ पर तो ख़त्म हो गए लैचेस। लैचेस की कितनी टाइप्स है, 2 टाइप्स है। कौन कौन सी, एस आर लैच एंड डी लैच। उसके बाद अब आ जाता है फ्लिप फ्लॉप, और फ्लिप फ्लॉप की हमारे पास होती हैं 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है। एस आर एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, डी एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप एंड जे के एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। इसकी 2 स्टेट्स होती हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। लैचेस के अंदर हम एनेबल इनपुट यूज़ करते थे, यहाँ पर हम क्लॉक इनपुट यूज़ करते हैं। ये मेन डिफरेंस है कि एनेबल लैचेस के जो लैचेस होता है उसके अंदर हम एनेबल इनपुट यूज़ करते हैं, और फ्लिप फ्लॉप के अंदर हम क्लॉक यूज़ करते हैं, ठीक है, इनपुट। इसके अंदर एक यही चीज़ थी। अब हम आगे आ जाते हैं, यहाँ पर देख लें जो है हमारा पॉजिटिव, उसके अंदर एक इनपुट जा रही है नोट गेट की और एक सिंपल क्लॉक की जा रही है, ठीक है। क्लॉक से ही एक निकल के एक इनपुट बन रही है और एक नोट से इनपुट जा रही है, ठीक है। क्लॉक की इनपुट के आगे नोट लग गया है तो वो नोट बन जाएगी, ठीक है। और इसके आगे डी गेट लगा हुआ है, ठीक है, एंड गेट मतलब। तो ये हो गया पॉजिटिव क्लॉक एज डिटेक्शन। उसके बाद एक है नेगेटिव क्लॉक एज डिटेक्शन। उसके अंदर क्या है कि डी एंड गेट की बजाय उन्होंने नोट गेट और गेट ये है नोर गेट, ठीक है। ये नोर गेट उन्होंने लगा दिया है तो ये बन गया नेगेटिव की। उसके बाद आ जाती है एज ट्रिगर्ड एस आर फ्लिप फ्लॉप। तो इसकी ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इनके अंदर 3 इनपुट्स होती हैं। जो एस आर फ्लिप फ्लॉप है इसकी 3 इनपुट्स हैं और इसकी 2 आउटपुट्स हैं। और जो हम आगे पढ़ेंगे डी फ्लिप फ्लॉप, उसके अंदर 2 इनपुट्स हैं और 2 ही आउटपुट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 इनपुट्स हैं और 2 आउटपुट्स हैं। तो जो 3 इनपुट्स हैं, एक क्लॉक की इनपुट है और एक एस आर की इनपुट है, ठीक है। और जो आउटपुट निकल रही है, एक है क्यू और एक है क्यू का कॉम्प्लीमेंट। क्यू का कॉम्प्लीमेंट होता है कि अगर आर की वैल्यू 1 है तो क्यू का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ये जो सिंपल ये एरो का निशान है, इससे ये जाहिर हो रहा है कि ये पॉजिटिव एस आर फ्लिप फ्लॉप है और की लॉजिक डायग्राम है, और ये जो यहाँ पर सर्कल नजर आ रहा है ये जाहिर कर रहा है कि ये नेगेटिव की है। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। वो आपसे ये चीज़ें भी पूछ सकते हैं कि एस और ये कि वो सिंपल डायग्राम थे और वो पूछें कि पॉजिटिव की कौन सी और नेगेटिव की कौन सी है। मेरे अपने पेपर के अंदर भी ये क्वेश्चन आया था, लैचेस का आया था, कि उसमें मैंने बताया था कि हाई स्टेट कौन सी और लो स्टेट की डायग्राम कौन सी है, ठीक है। वो लैचेस का था, मेरे मिड टर्म के अंदर ये पेपर आया था। और ये नोट्स मैंने अपने बनाए हुए, मेरे नोट्स किसी ने शेयर कर दिए ग्रुप्स वगैरह में, और वो फिर कोई भी अपना नाम भी दे सकता है कि ये उन्होंने बनाया, लेकिन ये मेरे अपने नोट्स हैं, मैंने खुद बनाए हैं। उसके बाद आ जाते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड एस आर लैच, और ये उसकी डायग्राम है इसके अंदर। अब वहाँ पर क्या होता था, जो लैचेस के अंदर हमने एस आर की टेबल पढ़ा है, उसके अंदर जो एस की इनपुट होती थी वो आती थी आउटपुट में, और यहाँ पर भी जो एस की इनपुट है वही आउटपुट में आएगी, ठीक है। ये पॉजिटिव हो गया। इसके अंदर बस डिफरेंट ये है कि क्लॉक जो है ना, एरो इसका ऊपर, वहां पर 1 आता था, यहाँ पर एरो आ रहा है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, और जो नेगेटिव है उसका एरो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। ये है इसका डिफरेंस।
अब आ गया एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप। इसके अंदर 2 इनपुट्स होती हैं और 2 ही आउटपुट्स होती हैं, एक डी और एक क्लॉक, दूसरा भी डी और दूसरा क्लॉक, ठीक है। और इसके अंदर डिफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या है, पॉजिटिव के अंदर सर्कल नहीं होता, सिंपल एरो होता है, और नेगेटिव के अंदर सर्कल आ जाता है, ठीक है। ये है इसकी पहचान। और यहाँ पर ये देखें डी की जो इनपुट है वही आउटपुट आ रही है। अब एरो ऊपर को पॉजिटिव वाले जा रहे हैं और जो नेगेटिव वाले एरो हैं वो नीचे आ रहे हैं। उसके बाद आ जाती है फ्लिप फ्लॉप की एप्लीकेशंस क्या होती हैं। इसके अंदर एस आर जे के और डी इन सब की एप्लीकेशन आ रही है कि ये डाटा स्टोर करता है। डी फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करके सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस इनपुट होती हैं फ्लिप फ्लॉप के अंदर। पैरेलल डाटा ट्रांसफर करते हैं रजिस्टर के अंदर, ठीक है। रजिस्टर के तौर पे जेके जो है, जेके एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप वो सीक्वेंस डिटेक्टर के तौर पर यूज़ करते हैं। उसको फ्रीक्वेंसी डिवाइडर के तौर पे भी काम किया जाता है उससे, और शिफ्ट रजिस्टर और काउंटर के तौर पे भी उससे काम लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये आ गया एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। अब ये जो एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है ये है ज़रा उनसे चेंज, क्योंकि इनकी जो आउटपुट्स आ रही थी वो तो यहाँ पर आ रही थी ना कि 2 की आउटपुट आ रही थी इसके अंदर और 1 की आउटपुट आ रही थी इसके अंदर। लेकिन अब इसके अंदर क्या है, इनके अंदर इनकी आउटपुट्स इनके अंदर तो आ रही है, मतलब 2 की आउटपुट निकल के 1 के अंदर और 1 की आउटपुट निकल के 2 के अंदर आ रही है। लेकिन जो इसकी आउटपुट है वो नीचे जाके 3 की इनपुट बन रही है और 1 की आउटपुट नीचे जाके 4 की इनपुट बन रही है। ये डायग्राम आपने बहुत अच्छे से याद करनी है। इसकी 3 इनपुट्स होती हैं और 2 आउटपुट्स होती हैं। कॉन्सेप्ट क्या रखना है कि जो 1 की आउटपुट है वो निकल के आ रही है 4 के अंदर, और जो 2 की आउटपुट है वो निकल के आ रही है 3 के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये इसका टेबल है, ये देख लें, ठीक है। इसके अंदर अब आउटपुट क्या है, वही जे की जो आउटपुट इनपुट है वही इसकी आउटपुट है, बाकी सारा वही सेम है। इसके ऊपर को पॉजिटिव के एरो ऊपर को जा रहे हैं और नेगेटिव के एरो नीचे को आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये आ रहा है एसिंक्रोनियस प्रीसेट एंड क्लियर इनपुट, ठीक है। जो द एस आर जे के एंड डी इनपुट आर नोन एज सिंक्रोनियस इनपुट। जो एस आर जे के और डी इनपुट्स होती हैं उसको हम सिंक्रोनियस इनपुट कहते हैं, बिकॉज द आउटपुट चेंज व्हेन अप्रोप्रिएट इनपुट वैल्यूज आर अप्लाइड। आउटपुट चेंज हो जाता है जब एक अप्रोप्रिएट इनपुट हम अप्लाई करते हैं क्लॉक सिग्नल अप्लाई करने पर, ठीक है, जब इनपुट अप्लाई किया जाता है। तो ये देखिए ये प्रीसेट और क्लियर की टेबल आ गया है। इसके अंदर इनपुट प्रीसेट की जो इनपुट होगी वही आउटपुट आएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्रीसेट एंड क्लियर इनपुट। The flip-flop are set rest to some initial state by using synchronous input, और इसको हम preset और clear input कहते हैं। जो flip flop है वो set rest की फॉर्म में होता है initial state के ऊपर asynchronous input को यूज़ करके, तो हम उसको preset और clear input कहते हैं। अब master slave flip flop आ गया है, ठीक है। master slave flip flop have become absolute and are being replaced by edge trigger flip flop। जो master slave flip flop है वो एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप से रिप्लेस हो गया है। इसके अंदर 2 स्टेट्स और स्टेजेस होते हैं। ईच स्टेज जो है वो 1/2 क्लॉक सिग्नल पे वर्क करता है, ठीक है। द मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप इज नॉट सिंक्रोनियस विद द क्लॉक पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रांजैक्शन। जो मास्टर स्लेव फ्लिप होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रांजैक्शन के अंदर सिंक्रोनाइज नहीं होता। इसको हम पल्स, और जो ये सिंक्रोनाइज पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लिप फ्लॉप के अंदर नहीं होता उसको हम कहते हैं पल्स ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट, मास्टर एंड स्लेव। जो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप होते हैं उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है मास्टर, एक होता है स्लेव। जिसके अंदर आप नोट गेट यूज़ कर लेते हैं उसको हम मास्टर कहते हैं, और जिसके अंदर स्लेव आज सिंपल कुछ भी नहीं होता उसको हम स्लेव कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ये बात याद रखें कि एक पोर्शन जैसे सिंपल मैं पहले भी बता के आई हूँ, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर भी सेम ऐसा ही बना हुआ था, लेकिन एक चीज़ थी कि ये वाले जो डबल थे ये आ रहे थे, ये वाला नहीं था। लेकिन यहाँ पर ये एक और पोर्शन आ गया है। बस आपने पूरी डायग्राम सेम है, जैसे ऊपर थी कि इसकी 5 की आउटपुट निकल के इसके 4 के अंदर आ रही है और 6 की आउटपुट निकल के कहाँ आ रही है, 3 के अंदर। बस एक क्लियर का यहाँ पर आ गया, क्लॉक आ गई, CL मीन क्लॉक आ गया अंदर, जो इसकी आउटपुट निकल के 7 और 8 की इनपुट बन रही है, ठीक है। उसके बाद फ्लिप फ्लॉप करेक्टर्स एप्लीकेशंस, इसके अंदर जो आ जाती हैं, इसके जो करेक्टर्स और एप्लीकेशंस हैं ये इंपॉर्टेंट है बहुत शॉर्ट के लिहाज से भी। प्रोपगेशन डिले, सेटअप टाइम, होल्ड टाइम, मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी, पल्स विड्थ एंड पावर डिसेप्शन, ये सारे जो है इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। इनकी डेफिनेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से भी, तो ये आप लोगों ने याद रखनी है। अब ये प्रोपगेशन डिले की डेफिनेशन, द प्रोपगेशन डिले टाइम इज द इंटरवल ऑफ टाइम। जो प्रोपगेशन टाइम है वो इंटरवल ऑफ टाइम है विच द
इनपुट इज अप्लाइड, जिसकी इनपुट हम अप्लाई करते हैं और आउटपुट चेंज हो जाती है। इसकी 4 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? प्रोपागेशन डिले TPLH, मतलब लो से हाई पे, एक हाई से लो पे, एक लो से जो है ये डिले प्रोपागेशन डिले TPLH, ठीक है, और TPHL मतलब लो टू हाई, हाई टू लो। ये सारा सीन इसका हो गया। उसके बाद आ जाता है मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी एफ मैक्स इज द हाईएस्ट रेट। ये हाईएस्ट रेट होता है किसके ऊपर? फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट रिलायबिलिटी के लिए। उसके बाद आ जाता है पावर डेसिपेशन। आप फ्लिप फ्लॉप कंज्यूम्स पावर ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन। वो अपने ऑपरेशन के ऊपर, ऑपरेशन के दौरान पावर कंज्यूम करता है। द पावर कंज्यूम, जो फ्लिप फ्लॉप के अंदर पावर डिफाइन की जाती है वो है P इज इक्वल टू VCC मल्टीप्लाई ICC, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट इज मेड ऑफ अ नंबर ऑफ गेट्स। ये गेट से बनता है और इसके अंदर फंक्शनल यूनिट और फ्लिप फ्लॉप होते हैं। उसके बाद ये आ गया लेक्चर 24। लेक्चर 24 के अंदर एप्लीकेशन एज ट्रिगर JK फ्लिप फ्लॉप की आ रही हैं। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है? ये सीक्वेंस डिटेक्टर होता है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर होता है, शिफ्ट रजिस्टर के तौर पर काम करता है और काउंटर के तौर पर काम करता है। अब ये इसकी आ गई है, इसकी 4 बिट राइट शिफ्ट रजिस्टर आ गया। राइट शिफ्ट का मतलब होता है कि राइट लेफ्ट से राइट की तरफ डाटा जाना। तो ये 4 आ गए हैं। जो डायग्राम इसके अंदर इनपुट जो है वो लेफ्ट तरफ से जा रही है राइट की तरफ। ये आप देख लें, सारी राइट की तरफ इनपुट जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया काउंटर। तो काउंटर आर सीक्वेंशियल सर्किट दैट काउंट्स द नंबर ऑफ पल्स, कैन बी एदर इन बाइनरी कोड और BCD कोड। BCD मतलब बाइनरी कोड डेसिमल। तो जो काउंटर होता है वो सीक्वेंशियल सर्किट होता है जो नंबर ऑफ पल्स को काउंट करता है, जब वो बाइनरी कोड के अंदर हो या BCD फॉर्म के अंदर हो। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, काउंट अप और काउंट डाउन। काउंट अप का मतलब बॉटम से टॉप की तरफ और काउंट डाउन का मतलब टॉप से बॉटम की तरफ। ये MCQs के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो 24 के अंदर ये 2 क्वेश्चन ही इस वजह से थी क्योंकि बाकी सारे 24 के अंदर जो है बाकी जो भी चीजें हैं वो सारी हम 23 के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। अब ये 25 आ गया है। इसके अंदर है वन शूट मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ये जो है यूज होते हैं जनरेट अ सिंगल आउटपुट पल्स। सिंगल आउटपुट पल्स जनरेट करने के लिए जो विड्थ को स्पेसिफाई करते हैं वो हाई भी हो सकती हैं और लो भी हो सकती हैं। और ये तब यूज होते हैं जब ये सूटेबल होते हैं ट्रिगर्ड सिग्नल में, एक्सटर्नल ट्रिगर सिग्नल के अंदर। तो 25 के अंदर सिर्फ यही एक क्वेश्चन है क्योंकि बाकी सारा हम 23 के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। अगर आप 23, 24, 25 को देखें तो ये इनके अंदर सेम चीजें ही हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं 26 चैप्टर के अंदर। इस लेसन के अंदर 5-5 टाइमर आ गया। द 5-5 टाइमर इज अ वर्सटाइल एंड वाइडली यूज डिवाइस। ये एक वर्सटाइल और वाइडली यूज डिवाइस है विच कैन बी कॉन्फ़िगर्ड एज अ मोनोस्टेबल, जो मोनोस्टेबल के तौर पर कॉन्फ़िगर की गई है। वन शूट और एना स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, जो मल्टीवाइब्रेटर के तौर पर भी काम की जा सकती है। एंड अ स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर इज नोन एज स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को हम ऑस्किलेटर के तौर पे भी जानते हैं, विच डज नॉट हैव एनी स्टेबल स्टेट, जिसकी कोई स्टेबल स्टेट नहीं होती, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्लॉक स्क्यू। क्लॉक स्क्यू क्या है? क्लॉक स्क्यू ओकर व्हेन द सेम क्लॉक सिग्नल अराइव्स एट डिफरेंट टाइम। क्लॉक स्क्यू तब ओकर होती है जब सेम सिग्नल जो है वो डिफरेंट टाइम के ऊपर ओकर हो एट डिफरेंट क्लॉक इनपुट और डिफरेंट क्लॉक इनपुट के ऊपर, ठीक है, प्रोपागेशन डिले के अंदर। विच केस डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप टू चेंज स्टेट, जो वजह बनते हैं फ्लिप फ्लॉप की स्टेट चेंज करने का, ठीक है। उसके बाद आ जाता है राइट कंडीशन विच में केस इंक्रीज ऑफ क्लॉक स्क्यू। क्लॉक स्क्यू की कंडीशन को इंक्रीज मतलब क्या, उसकी कंडीशन इंक्रीज कैसे होती है? द क्लॉक स्क्यू कैन वेरी विद चेंज इन टेम्परेचर। उसकी टेम्परेचर चेंज होने से, पावर सप्लाई वोल्टेज चेंज होने से, उसकी लेंथ कनेक्शन और लोडिंग इफेक्ट से उसकी जो इंक्रीज होती है केस उसका। उसके बाद आता है हाउ वुड वी एलिमिनेट क्लॉक स्क्यू। हम क्लॉक स्क्यू को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं? प्रॉब्लम उसके अंदर कैसे आती है? प्रॉब्लम केस ड्यू टू क्लॉक स्क्यू कैन बी एलिमिनेटेड। एलिमिनेट होने की वजह क्या है? बाय इक्वलाइज्ड क्लॉक डिले टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सर्किट। डिफरेंट पार्ट के सर्किट को क्लॉक डिले से इक्वल कर देना। उसके बाद है रेस कंडीशन। रेस कंडीशन आर सेट टू ओकर व्हेन मल्टीपल इंटरनल
वेरिएबल चेंज रेस कंडीशन तब ओकर होती है जब मल्टीपल इंटरनल जो है वेरिएबल वो चेंज हो जाते हैं इनपुट वेरिएबल चेंज होने से। काउंटर क्लासिफिकेशन, काउंटर आर क्लासिफाइड एज प्रोपागेशन डिले विच केस डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप टू चेंज स्टेट सिंक्रोनियसली लोडिंग टू अनप्रिडिक्टेबल आउटपुट। ठीक है, उसके बाद आ जाता है राइट कंडीशन विच मे केस इंक्रीज ऑफ क्लॉक स्क्यू। द क्लॉक स्क्यू कैन वेरी विथ चेंजेस इन टेम्परेचर। जो क्लॉक स्क्यू है ये तो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, डबल पेज आ गया इसके अंदर। ठीक है, इसकी दो स्टेट्स होती है, एक एसिंक्रोनियस काउंटर और दूसरा सिंक्रोनियस काउंटर। जो एसिंक्रोनियस काउंटर होता है उसके अंदर होता है, ये एक ऐसी डिवाइस है इन विच ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स दैट कॉन्स्टिट्यूट दैट काउंटर आर क्लॉक्ड विद डिफरेंट इनपुट। इसके अंदर जो सारी काउंटर एक दूसरे से मिले होते हैं उसके अंदर हम डिफरेंट क्लॉक सिग्नल्स को यूज़ करते हैं, इनपुट्स को यूज़ करते हैं डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम, डिफरेंट टाइम पीरियड के अंदर। उसके बाद सिंक्रोनियस काउंटर, सिंक्रोनियस काउंटर इज द वन, ये ऐसा काउंटर है इन विच ऑल द फ्लिप फ्लॉप आर क्लॉक्ड सिमिल्टेनियसली, जिसके अंदर सिमिलर क्लॉक इनपुट के अंदर हम एक ही क्लॉक सिमिल्टेनियसली यूज करते हैं। वहाँ एसिंक्रोनियस के अंदर हम डिफरेंट टाइम के अंदर डिफरेंट क्लॉक सिग्नल को यूज करते थे, यहाँ पर हम एक टाइम के अंदर सिमिलर क्लॉक इनपुट्स को यूज करते हैं। उसके बाद आ जाता है रिपल काउंटर। रिपल काउंटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एसिंक्रोनियस काउंटर। ये एक स्पेशल टाइप है एसिंक्रोनियस काउंटर की। जो रिपल काउंटर है ये एसिंक्रोनियस काउंटर की टाइप है जिसके अंदर हम क्लॉक पल्स रिपल थ्रू द सर्किट इन विच क्लॉक पल्स रिपल, जिसके अंदर क्लॉक पल्स जो है वो रिपल्स होती हैं सर्किट के थ्रू। उसके बाद आ जाता है मोड एंड काउंटर। ये अब हमारा बस खत्म हो रहा है। मोड एंड काउंटर, जो द टर्म मोड रिप्रेजेंट द मॉडुलस, मोड को मॉडुलस कहते हैं, ऑफ द सर्किट, सर्किट के काउंटर के मॉडुलस। मोड एंड काउंटर इज द टोटल नंबर ऑफ यूनिक स्टेट। इसके अंदर ये टोटल नंबर ऑफ यूनिक स्टेट होती हैं जो पास होती हैं कंप्लीट काउंटिंग साइकिल के अंदर से। उसके बाद आ जाता है मोड 10 काउंटर। इसको हम डिकेड काउंटर भी कहते हैं। कॉमन मॉडुलस फॉर काउंटर विद ट्रांकेटर सीक्वेंस इन 10, मतलब जो 10 की बेस के अंदर होता है उसको हम मोड 10 कहते हैं। काउंटर विद 10 स्टेट, जिसकी स्टेट 10 होती है उसको हम मोड 10 काउंटर भी कहते हैं और डिकेड काउंटर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अब ये हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, 23 से हमने पढ़ लिया है 20, आई थिंक 26 तक पढ़ लिया हमने, मैं अब ये भी भूल गई हूँ। तो इंशाल्लाह बाकी हम आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बाकी सारा कवर करवा दूंगी। और मैं ये बताना चाहती थी कि मेरे नोट्स जो हैं किसी ने शेयर कर दिए थे ग्रुप के अंदर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी की मेहनत होती है, मैंने इतनी मेहनत से ये नोट्स सारे बनाए और किसी ने शेयर कर दिए, तो ये बिल्कुल अच्छी बात भी नहीं है। ठीक है, अगर ये किसी को नोट्स चाहिए तो मैं अपना ईमेल एड्रेस कमेंट करें, मैं उसको ये सारे नोट्स दे दूंगी, या मैं कोशिश करूँगी कि मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ही इनका लिंक दे दूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं।